Hello friends, today we are going to discuss about the topic constructivism based teaching. This topic is basically focused on the principle that the construction of knowledge is done by individual only and knowledge cannot be transferred from one person to another. As we know that the person construct their knowledge on the basis of their experiences. We have studied it earlier in our video on experiential learning, but the construction of knowledge is not same in all individuals. What is constructivism and how it is useful in effective teaching learning process? We will discuss all these points in this video. So let's start to learn and construct a basic concept of constructivism. As we know that the construction of knowledge is based on experiences, so first we have to know about learning. What is learning? Learning is an active process and its meaning is not simply receive any information, but it changes our behavior also. Knowledge cannot be passed from one person to another. Child construct his own knowledge which is based on three basic elements, that is previous knowledge of learner, its reflection and motivation. The construction of knowledge is done by the linkage between previous knowledge with new experiences. जैसा कि हमें पता है लर्निंग या अधिगम जो होता है एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं किया जाता बल्कि ये हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज करने के काम आता है. नॉलेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं की जा सकती. हाँ, नॉलेज का निर्माण व्यक्ति खुद करता है और लेकिन इस ज्ञान के निर्माण में तीन मुख्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला जो कारक है वह है विद्यार्थी का या लर्नर का पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान. जितना उसका पूर्व ज्ञान होता है उसी के आधार पर वो नए ज्ञान का निर्माण करता है या उस पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता जाता है. दूसरा रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा वो उस चीज़ पर रिफ्लेक्शन कर पाएगा, एनालिसिस कर पाएगा अपने खुद के लर्निंग पर, उतना ज़्यादा लर्निंग इफेक्टिव होगी. और थर्ड है मोटिवेशन, कि नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर आप किसी को अभिप्रेरित कर पाते हैं तो उसका हो सकता है कि ज्ञान के निर्माण का स्तर पहले की अपेक्षा अधिक बेहतर हो जाए. ये जो ज्ञान का निर्माण है ये निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने नए एक्सपीरियंसेस को अपने पुराने अनुभवों के साथ कितनी अच्छी तरह से लिंक कर पाया है, जोड़ पाया है. जो व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ आसानी से जोड़ पाता है वो नए ज्ञान का सृजन कर पाता है. और जो ये काम नहीं कर पाते या जिनकी इस काम को करने की गति कंपैरेटिवली कम होती है उनमें ज्ञान का निर्माण अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम होता है. अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. तो कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, दे डू नॉट रिकॉर्ड इट. इट इज मीनिंग मेकिंग अप्रोच एंड शो हाउ पीपल लर्न. इसका मतलब यह हुआ कि रचनावाद या संरचनावाद या निर्मितिवाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये वास्तव में एक वह सिद्धांत है जो हमें ये बताता है या वह उपागम है जो हमें ये बताता है कि किसी भी ज्ञान का निर्माण जो अधिगम करता है या लर्नर है वो अपने स्तर पर स्वयं करता है. उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता यानी ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता. हाँ, ये एक मीनिंग मेकिंग अप्रोच है कि आप किसी भी तथ्य को किस प्रकार समझते हैं वो बताना, उसका निर्माण करना इस रचनावाद है. और साथ ही साथ ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम ये जान पाएं कि आखिर लोग सीखते कैसे हैं. हम किसी भी चीज़ को कई बार बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई बार हमें सीखने में समय लगता है, तो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है उससे संबंधित है रचनावाद या संरचनावाद का ये सिद्धांत. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. It is based on the principle that each child is different from another one, so he or she construct his or her knowledge as per prior knowledge, capabilities, interest and available resources. यानी ज्ञान का निर्माण हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग करता है और एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूरी तरह से भिन्न है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभेद के बारे में हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो बच्चों को हम कंपेयर नहीं कर सकते. सबकी अपनी अपना ज्ञान का स्तर होता है, अपनी योग्यताएं होती हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी रुचियां होती हैं और संसाधनों के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप ज्ञान का निर्माण कितने
तेजी से या धीमी गति से कर पा रहे हैं, ये सारे मुख्य कारक हैं जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब बात आती है, अगर हम रचनावाद का इतिहास देखते हैं तो रचनावाद के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी की, लेकिन जो मेन जो वर्क है वो है जॉन डीवी, जीन पियाजे और लिव वाइगोस्की का माना जाता है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज कंस्ट्रक्टिविज्म इज स्टडीड इन टू मेन एरियाज। इन तीनों के आधार पर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को दो मेजर एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो एरिया है वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। इस थ्योरी को जीन पियाजे ने दिया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल लेवल पर होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज डन बाय इंडिविजुअल ओनली एंड इट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस और मेंटल प्रोसेस बाय विच अ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल। जो सेकंड थ्योरी है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक संरचनावाद का जो सिद्धांत था वो लेव वाइगोस्की ने दिया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन का नॉलेज इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन इसके अंदर सोसाइटी या सोशल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ अ पर्सन इज लिविंग इन अ सोशल एटमॉस्फेयर और social surroundings and then it construct his knowledge, then the level of knowledge will be more higher than individual। अब हम बात करते हैं आगे इसी में कि वास्तव में लर्निंग होती कैसे है। तो मैंने इसको एक यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है लर्निंग पिरामिड के। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। द अपर मोस्ट पार्ट इज showing the traditional approach of teaching and lower most part of is showing that a constructivist approach of teaching. In traditional approach, student is passive and the basic methods which are used in this traditional approach are lecture method, reading, audiovisual aids, demonstration, etc. And we suppose that only 30% of learning will be done by these traditional methods only. Whereas if we see the lowermost part of the pyramid, then we can see that it is based on the constructivist approach based teaching methods in which the student plays an active role, and the major teaching methods are discussion, practice by doing, teach others, and this is a very effective methods to learning of an individual, because we thought we believe that if a person teaches other or do himself any work, then the learning will be more effective than lecture method or reading or audio visual or showing or demonstration, etc. So on this basis we can say that the constructivist based approach are more beneficial for the student learning, whereas the traditional methods are less effective for him. Now आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। हम ये देखेंगे कि संरचनावाद मुख्यतः किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला जो इसका सिद्धांत है वह है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, यानी कि ये जरूरी है कि ज्ञान का निर्माण करते समय जो लर्नर है या अधिगम करता है वो उसका जो भागीदारी है वो सक्रिय भागीदारी हो। ऐसा नहीं हो कि लर्नर सीखना नहीं चाहता और हम जबरदस्ती उसको सिखाना अगर चाह रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि वो खुद पैसिव है तो वो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएगा। सेकंड इसका प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में भी आइदर इंडिविजुअल और सोशल, ये दोनों तरीके से होता है ज्ञान का निर्माण। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकता है या सामाजिक स्तर पर भी ज्ञान का निर्माण होता है। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कई सारी मेथड्स इसमें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। थर्ड प्रिंसिपल है इट इज सपोज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने यहाँ पे बोला कि जब बच्चा सोशल एनवायरनमेंट में सीखता है तो वहाँ पर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों के साथ कांटेक्ट में आता है तो उनके भी व्यूज जान पाता है, उनके थॉट्स को समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज में या तो इम्प्रूवमेंट कर पाता है या नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर पाता है।
सेकंड वो फोर्थ जो मेन पॉइंट है प्रिंसिपल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो है कि नॉलेज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कंस्ट्रक्टेड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉलेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम एज इट इज ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम उसको समझा सकते हैं। हाँ, उस समझाए के हिसाब से वो व्यक्ति अपने अंदर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करेगा, उस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से समझने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पर इस सिद्धांत में हम टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ये बोलते हैं कि आप आंसर को एज इट इज कॉपी मत करिए, जो रोट मेमोराइजेशन में किया जाता था। इसमें बच्चे को अपने व्यूज लिखने के लिए बोला जाता है, उस आंसर को अपने तरीके से लिखने के लिए बोला जाता है, ताकि ये पता चल सके कि उस कॉन्सेप्ट को बच्चा कितनी गहराई से समझ पाया है और उसने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज डिपेंड्स ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। जैसी व्यक्ति की या जैसी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होगी, पूर्व ज्ञान होगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान का निर्माण होगा। जिस स्तर पर हम बच्चे को छोड़े हुए हैं, यानी पूर्व ज्ञान का स्तर अगर हमें उसका पता है तो हम उसी के स्तर के अनुसार उसको नया ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उसकी योग्यता और क्षमता, रुचि सबको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड रिफ्लेक्शन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। यानी ज्ञान के निर्माण और अधिगम में मुख्य भूमिका मोटिवेशन और रिफ्लेक्शन भी प्ले करते हैं, इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं 5E मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। संरचनावादी उपागम का 5E सिद्धांत क्या है? तो देयर आर 5 E's इन दिस मॉडल एंड दीज आर एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। Let us discuss about it. First we are taking engage. As we know the name, by the name, that the engage means involvement. It is the process by which we can say it is an entering behavior of the student in teaching learning process if we are teaching through constructivist approach. Engage means to involve learner in teaching learning process. It is an initial behavior. In this we assign the tasks और टॉपिक टू स्टूडेंट। स्टूडेंट को टॉपिक असाइन किया जाता है एंगेज के अंदर। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से लिंक करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, या उनकी डेली लाइफ से लिंक एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, और स्टूडेंट के थिंकिंग को मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। ये इंगेज प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा 5E का। द सेकेंड E इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। इसमें स्टूडेंट को प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब खोजपूर्ण प्रश्न, यानी अगर किसी प्रश्न का उत्तर बच्चा सीधा नहीं दे पा रहा है तो टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं बताता, बल्कि उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है और वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां तक बच्चा उस क्वेश्चन को समझ पाए। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। इन एक्सप्लोर प्रोसीजर स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट द एनवायरनमेंट। बच्चों को मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक्सप्लोर करें चीज़ों को, रिसोर्सेज को ढूंढें और कंटेंट्स या टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को ढूंढने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर थ्रू ऑल सेंसेज एंड रिसोर्सेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अलाउड टू वर्क टुगेदर। एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे को अगर एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है या एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है तो उनको फ्री किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें। यहाँ पर कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव जो अप्रोच है वो काम करती है, और बच्चा एक चीज़ के लिए कई सारे अपने पास डेटा इकट्ठा कर पाता है, कंक्लूजन तक पहुँच पाता है। थर्ड मेन स्टेप जो है वो है एक्सप्लेन। जैसा कि नाम से ही पता है, एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार करना। यानी सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, बच्चा डिफाइन करता है, या यूँ बोलूँ डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, और उसने उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझा वो ये बताता है। इट शोज न्यूली अंडरस्टैंड स्किल और कॉन्सेप्ट और बिहेवियर। In this process, student define, explain and justify the concept. Teacher interact with student to discover their ideas. टीचर कई बच्चों के साथ कांटेक्ट करके ये पूछने की कोशिश करते हैं या पूछते हैं कि उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया था, अब आप उसको समझाइए क्लास में। जब स्टूडेंट समझाता है तो वो अपने आप अपने ग्रुप के साथ की काम किया होता है, इसलिए उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाता है, उसको डिस्क्राइब कर पाता है क्लास में। Peer communication and facilitator guidance helps in questioning, writing, experiments, etc.
एक्सप्लेन के प्रोसेस में अपने साथी समूह के साथ कम्युनिकेशन करना या टीचर्स की गाइडेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके थ्रू कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो हर बच्चा जब अलग अलग टॉपिक पर बोलता है तो एक बार में कई सारे टॉपिक कवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टॉप जो है वो है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है वर्णन करना, अपने शब्दों में उसको बताना। आप अभी आपने लास्ट स्टेप में जो चीज़ एक्सप्लेन की थी यानी एज इट इज़ आपने उस कॉन्सेप्ट को समझाया था, अब आप उसमें लर्निंग को और एक्सटेंड करते हो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हम इसमें एग्जांपल्स प्रेजेंट करते हैं, अपने जो डेटा है वो प्रेजेंट करते हैं और जो टॉपिक है उसको रियल सिचुएशन के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं और इसके थ्रू स्टूडेंट के अंदर स्किल और बिहेवियर जो है वो डेवलप होते हैं। कौन कौन सी स्किल होती हैं वो आगे हम देखेंगे और इसके थ्रू स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत डीप होती है, यानी उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है तब वो इसको इलेबरेट कर पाता है। अगर आपने उसका केवल थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ा है तो आप केवल एक्सप्लेन कर सकते हो, इलेबरेट फेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इलेबरेट फेज तक पहुंचने के लिए हमें उसको गहराई से समझना होगा। अब ना बात आती है लास्ट स्टेज, दैट इज इवेलुएट या मूल्यांकन करना। इसमें हमने जो भी टीचिंग करी है या बच्चे ने जो कुछ भी समझा है उसका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको इवेलुएट किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई। इसके लिए या तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है उन कॉन्सेप्ट्स को जिसको उसने पूरे प्रोसेस के थ्रू समझा। अब ये क्लासरूम में किस तरीके से अप्लाई होती है प्रोसेस या टीचर कैसे करता है इसको अप्लाई क्लास में, उसको देखते हैं। जैसा हमें मालूम है फर्स्ट स्टेप एंगेज है, तो एंगेज में स्टूडेंट जो टीचर है वो कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड स्टिमुलेट थिंकिंग। एंगेज करता है क्लासरूम के अंदर बच्चों को, उनको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और उनको मोटिवेट करता है सोचने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। सेकंड स्टेप जो आता है वो एक्सप्लोर। इसमें जो टीचर है उनको स्टूडेंट्स को सोचने के लिए टाइम देता है, जो टॉपिक उसने असाइन किया है या एंगेज फेज में उसको सोचने के लिए टाइम देता है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम देता है और डेटा कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम देता है। उसके बाद थर्ड फेज आती है एक्सप्लेन फेज, जिसमें स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो भी काम उन्होंने एक्सप्लोर फेज में किया है वो उसको पूरी क्लास के सामने या अपने ग्रुप के सामने प्रेजेंट करें। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन एनालिसिस ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन, यूज रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज। इसमें बच्चा अपने किए हुए काम को एक्सप्लोर फेज में जो उसने काम किया है उसको इलेबोरेट करता है। नेक्स्ट फेज जो फोर्थ फेज है वो है इलेबोरेट फेज। इलेबोरेट फेज के अंदर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है अपने काम को एक्सपेंड करने की। इसमें वो एग्जांपल दे सकता है, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है या किसी चीज़ को एक्टिविटीज के थ्रू समझा सकता है ताकि उसकी नॉलेज जो उसने अभी तक थ्योरेटिकल इन 3 स्टेप में ली थी उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाए। लास्ट स्टेप होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन प्रोसेस में इवेल्युएट थ्रू आउट द लेसन एंड चेक अंडरस्टैंडिंग। पूरे लेसन का इवेल्युएशन किया जाता है और देखा जाता है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना है, उसने कितना काम अपने लेवल पर किया, कहीं रोट मेमोराइजेशन तो नहीं किया। यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग जितनी भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता चल सके। अब बात आते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है टीचिंग लर्निंग की उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एक बार हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की शुरुआत में, एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट प्रमोट्स न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है वो नए नए आइडियाज और नए कॉन्सेप्ट को खुद जनरेट करें, नई चीज़ें खोजें। एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग डिसाइडेड बाय द टीचर एंड लर्नर बोथ। ऐसा नहीं होता कि अथॉरिटिव रोल हो टीचर का कि टीचर ने जो बोल दिया आज केवल वही पढ़ना है, यही हमारे आज के लेसन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये टीचर डिसाइड, ये पूरे क्लास के ग्रुप के थ्रू या लर्नर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है प्रोसेस में, तब ये डिसाइड होता है। टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर का रोल सेकेंडरी होता है, प्राइमरी रोल स्टूडेंट्स का होता है, लर्नर्स का होता है। टीचर केवल पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है और ये देखता है कि प्रोसेस जो है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, यानी मॉनिटरिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रमोशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि लर्नर खुद काम कर रहे हैं इसलिए वो सेल्फ अवेयर भी होते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है जिससे डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उनकी एनहांस होती है।
नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज डिफर्स अमंग इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, इसलिए जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान का निर्माण एक तरीके से या एक समान स्तर का नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, नो प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया टू अडॉप्ट मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग। इसमें यह डिसाइड नहीं होता है पहले से कि हमें इसी मेथड के थ्रू पढ़ाना है या हम केवल यही स्ट्रेटजी काम में लेंगे। स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो मेथड और स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती हैं। लेक्चर मेथड को कंपैरेटिवली अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट बेस्ड है। जो मेथड है या अप्रोच जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाता है। टीचर का रोल जो है वो सेकेंडरी होता है। सोशल कन्वर्सेशन, कोऑपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के निर्माण में बच्चों का सामाजिक व्यवहार, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग और अनुभवों के को उन्होंने एक दूसरे के साथ किस तरीके से साझा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ साथ एक ही कॉन्सेप्ट के मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने एक बात बोल दी हमने उसी को मान लिया, हम सारे बच्चों के पर्सपेक्टिव्स को सुनते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज, टूल्स एंड एनवायरमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज मेटाकॉग्निशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रेगुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। ये हम पहले देख चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग कि स्टूडेंट के सेल्फ एनालिसिस, रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन का जो लेवल है वो एनहांस हो, उसको करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज और टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, लर्नर इज इन सेंटर ऑफ द होल प्रोसेस। हमने कहा ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसलिए पूरे प्रोसेस जो है इसकी सक्सेस जो है लर्नर की एक्टिवनेस पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उतना ही ज़्यादा प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स आर कंसिडर्ड इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये हम पहले देख चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड डीप अंडरस्टैंडिंग आर एम्फोसाइज्ड। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और साथ ही साथ उनके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो कि मेनली क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इनको डेवलप किया जाता है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग आर फेवर्ड। ये हम पहले देख चुके हैं कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू काम ज़्यादा आसानी से होता है इसमें। अब बात आती है कि ट्रेडिशनल और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों डिफरेंस टोटली एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इनके अंतर देखते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें स्टूडेंट अकेला काम करता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ग्रुप वर्क को प्रमोट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच इज फोकस्ड ऑन द फिक्स्ड करिकुलम कंप्लीशन, यानी हमें इसमें कोर्स कंप्लीट करना होता है जिसके लिए हम टीचर जो है लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें कोर्स कंप्लीट कराना होता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है, लेकिन स्टूडेंट के थ्रू नॉलेज का कंस्ट्रक्शन ज़रूर होता है। थर्ड पॉइंट जो है, ट्रेडिशनल अप्रोच करिकुलम पार्ट टू होल। जो करिकुलम है वो छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर हम बड़े पूरे लार्ज लेवल तक पहुंचते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसके बाद बच्चे उसके डिफरेंट पार्ट को स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये होल टू पार्ट प्रोसेस पर काम करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, स्टूडेंट आर थिंक एज ब्लैंक स्लेट। इसमें माना जाता है कि बच्चे खाली दिमाग है, खाली स्लेट के समान है, जो टीचर पढ़ाएगा बच्चा वो पढ़ लेगा और वही वो रट के याद कर लेगा। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ऐसा नहीं माना जाता। संरचनावादी उपागम में माना जाता है कि स्टूडेंट आर थिंक एज थिंकर्स। स्टूडेंट्स भी सोचते हैं और जैसा वो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, यानी टीचर का अथॉरिटेटिव रोल होता है। टीचर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन पास करता है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, केवल टीचर एक्टिव होता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और नॉलेज क्रिएशन में स्टूडेंट की हेल्प करता है, तो स्टूडेंट एक्टिव रोल में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में असेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम टीचिंग। एग्जामिनेशन अलग से लिए जाते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक एग्जाम लिया जाता है जिसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही असेसमेंट साथ के साथ होता चलता है, सो असेसमेंट इज कंटिन्यूअस हियर। नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रेडिशनल अप्रोच टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक आर यूज्ड।
Whereas in constructivist approach प्राइमरी और मैनिपुलेटिव सोर्सेज आर यूज, क्योंकि बच्चा खुद काम कर रहा है इसलिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इनर्ट होती है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच डायनेमिक होती है और एक्सपीरियंसेस के थ्रू चेंज होती रहती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस एनहांस होते जाते हैं, जो नॉलेज का लेवल है वो भी एनहांस होता जाता है और लर्निंग इफेक्टिव होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच टीचर इज फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, डेस्क इन रोज, रोज में कतार में पंक्तियों में डेस्क लगी हुई होती हैं और टीचर सामने खड़ा होके बोर्ड के पास खड़ा होकर के अपने टॉपिक को समझा देता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में रोज नहीं बनी होती हैं डेस्क की, जो चेयर्स होती हैं वो सर्किल में लगाई जाती हैं जनरली, और टीचर एक जगह खड़ा होकर नहीं पढ़ाता बल्कि पूरी क्लास में मूव करता है। ऑल स्टूडेंट्स डू सेम एक्टिविटी, ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट एक सी एक्टिविटी करते हैं क्योंकि जो टीचर बोलता है वही काम करना होता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है उसमें टीचर जो है वो हर बच्चे को मौका देता है कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर अपने एक्सपीरियंस खुद गेन करे और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो ऐसी वो सभी मेथड जिनमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और टीचर का रोल सेकेंडरी है, वो सारी मेथड कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स हैं। जिनमें से कुछ मेन जो यहाँ पर नाम दे रही हूँ मैं आपको, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना, फील्ड ट्रिप्स में या क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, क्लास डिस्कशन, क्लास में डिस्कशन के थ्रू अपने टॉपिक को समझना और समझाना, फिल्म, स्किट्स, ड्रामा, आर्ट एंड इमेजेस, इसमें भी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइज बच्चे को देना जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आंसर लिखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क उद्वेलन, यानी आप उसको कोई ऐसा टॉपिक दीजिए जो उसको सोचने पर मजबूर करे और वो उसके बारे में अपने व्यूज बता सके, और कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी संप्रत्य निर्माण। ये मुख्य जो हैं कुछ मेथड्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फोकस करती हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है वो उसमें जो मेन होती है स्टूडेंट एक्टिव रोल में होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका दिया जाता है, ऐसा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कोलैबोरेटिव वर्क होता है, यानी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इंक्वायरी मीन्स बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं, रेज करते हैं क्वेश्चंस को और उनको आंसर के थ्रू सेटिस्फाई किया जाता है। इवॉल्विंग होता है, यानी कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होता है हमारे आइडियाज भी इंक्रीज होते चलते हैं, चेंज होते चलते हैं। कंस्ट्रक्टेड होता है, बिल्डिंग अपॉन प्रीवियस नॉलेज टू क्रिएट न्यू नॉलेज, यानी आप जो पहला ज्ञान है उसके ऊपर हम नए ज्ञान का निर्माण करते चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। अब बात आती है कि मेन जो कुछ थ्योरीज हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, उनको कंपैरेटिव अगर हम देखें तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कनेक्टिविज्म, ये चार थ्योरीज जो है बेसिकली काम में होती हैं। इनकी कंपैरिजन को देखते हैं तो व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है इसमें लर्नर पैसिव होता है, जो विद्यार्थी होता है वो निष्क्रिय रहता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्वलन जो होता है हमेशा सकारात्मक होता है। ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन मेथड्स काम में होती हैं ली जाती हैं वो लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटसेट्रा। सेकंड थ्योरी है कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का सिद्धांत जो है हमें मालूम है जीन पियाजे ने दिया। इसमें इन्होंने माना कि लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग जो है वो हमारे अंदर की प्रक्रिया है, मानसिक स्तर की या मेंटल लेवल की प्रोसेस है। इसमें जो मेनली मेथड काम में लिए जाते हैं वो लेक्चर मेथड, माइंड मैप्स, चार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन एटसेट्रा। थर्ड थ्योरी जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद, जो अभी हमने पढ़ा। ये नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पर फोकस करता है। इसमें बेसिकली जो मेथड काम में होती हैं वो है डिस्कवरी मेथड, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, सेल्फ गाइडेड लर्निंग, पीयर रिव्यू एटसेट्रा। फोर्थ जो हमारा मेथड है वो कनेक्टिविज्म है, यानी चीज़ों को कनेक्ट करने पर फोकस करता है। इसमें लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वाया कंटेंट सोर्सेज, पीपल, ग्रुप एटसेट्रा। इसमें जो मेथड्स रहते हैं शेयरिंग ऑफ कंटेंट, स्पॉन्टेनियस लर्निंग, क्रिएट नॉलेज कोलैबोरेटिवली एटसेट्रा। अंत में हम एक बार देखना चाहेंगे कि वास्तव में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के फायदे क्या हैं टीचिंग लर्निंग में। तो ये जॉयफुल लर्निंग को एनहांस करता है, इट प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग एंड गेट रिड ऑफ रोट मेमोराइजेशन, रटने से मुक्ति दिलाता है। इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर होता है,
It is useful in the development of high order thinking skill, which we have discussed earlier, that are problem solving, decision making, critical thinking, etc. It increases social and communication skill. When student discuss with peer group or friend circle, then the communication skill also get enhanced and the social skills will enhance also. Next point, it enhances confidence level. Yes, of course. When student construct his knowledge, then the concepts are totally clear in his mind. His confidence level also increases, and he can elaborate the concept very well. Next point, learning is transferable. Yes, as we have discussed earlier, knowledge is not transferable, but learning is transferable because students share experiences with others. So he can share all the experiences which will enhance his and his peer group's learning also. Next point, promote collaborative learning. Student work in a group, so collaborative learning प्रमोट होती है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है. ये कुछ इसके लाभ हैं जो हमें क्लास में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अप्लाई करने पर क्लास में देखे जा सकते हैं. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काम में आते हैं. लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अ टीचर पर्पस is not to create a student in his own image but to develop a student who can create their own image. आप समझ गए होंगे कि टीचर का काम केवल स्टूडेंट को अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ढालना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है कि वो अपने खुद की पहचान बना सके, अपने खुद का ज्ञान का निर्माण कर सके. यही संरचनावादी उपागम का, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मुख्य आधार है. धन्यवाद.